Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Bilawal Chandorani and I'm a student of PhD Islamic Banking and Finance from Karachi University. In today's video, we will discuss about Negotiable Instrument Act 1881. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना, किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई बैंकिंग इंडस्ट्री में और बैंकिंग में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कितनी अहमियत है, ये तमाम प्रोसेस फ़्लो को हम जानेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वास्ट होने लगी, ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ने लगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो ऐसी सिचुएशन में बिज़नेस बढ़ने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसा लीगल सिस्टम हो जिसके अगेंस्ट में पेमेंट्स अपनी सिक्योर की जा सके बाय सेलर या कर्ज़ देने वाले अपनी पेमेंट्स को सिक्योर कर सकें। तो ऐसे में 1881 में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास किया गया जिसमें 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया गया या इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे लीगल अहमियत हासिल है कि अगर उसके अगेंस्ट में कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके अगेंस्ट में लीगल सू या लीगल केस किया जा सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर ये 3 इंस्ट्रूमेंट जो है डिफाइन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बैरर। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तो प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और चेक होता है। पेबल आइदर टू ऑर्डर और अ बैरर। ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी सर्टन पर्सन को पे किया जाए, और टू द बैरर यानी जिसके हाथ में ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो। जिसके हाथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये है भाई कि नेगोशिएबल का मतलब अगर उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब होता है हवालगी, और नेगोशिएबल का इंस्ट्रूमेंट अगर नॉर्मल इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब होता है डिलीवरी, ट्रांसफ़रेबल बाय डिलीवरी। यानी कि जैसे इसकी डिलीवरी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है तो इसकी ट्रांसफ़र हो जाता है। जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा या ये इंस्ट्रूमेंट उससे पर्टेन करता है, अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो। कुछ बातें आपको इसमें समझ आई होंगी, कुछ नहीं समझ आई होंगी। जो बातें नहीं समझ आई उसके लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं ताकि मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर सकें। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप क्या हैं भाई, डेफिनेशन जो लीगल डेफिनेशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की उसमें बताया गया है क्लियरली कि भाई चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन चूँकि बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, अगर मार्केट प्रैक्टिसेस देखी जाए या बैंकिंग लॉज देखी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी थोड़ा सा मतजाद बनाने की कोशिश की गई है। रिकग्नाइज बाय यूजर इन कस्टम्स। कस्टम्स के हवाले से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंक नोट्स, शेयर वारंट्स, बैरर डिबेंचर्स, डिविडेंड वारंट्स और शेयर सर्टिफिकेट्स हैं। बैंक नोट्स बिल्कुल ऐसे ही, अगर मेरी जेब में है तो मेरे, अगर मैंने किसी और को दे दिए हैं तो उसके। इस बिहाफ पे कस्टमर यूजेज के हवाले से भी इसको जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। लेकिन एज़ पर डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है। अच्छा, हर किसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज है। यहाँ पे चेक जो है वो तो अगेंस्ट पेमेंट यूज़ होता है, प्रोमिसरी नोट यूज़ होता है फॉर द डेट पर्पस। यानी कि जब भी आप किसी से उधार लेते हैं या कर्ज़ लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में अगला पर्सन जो है, दूसरा पर्सन जिसने आपको उधार दिया है, वो प्रोमिसरी नोट साइन करवा सकता है, आपसे प्रोमिस ले सकता है कि आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ये पेमेंट मैं आपको वापस कर दूँगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज एक ट्रेड डॉक्यूमेंट है कि जब भी गुड्स की सेल एंड परचेज़ होती है तो पेमेंट्स को सिक्योर करने के लिए और अपनी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का एक अंडरटेकिंग है जो कि साइन करवाई जाती है। तो हमें एक बात तो यहाँ पे समझ ये आई कि प्रोमिसरी नोट बेसिकली डेट पर्पज़ के लिए होता है, नहीं कर्ज़ के लिए बनाया जाता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ट्रेड डॉक्यूमेंट है जो ट्रेड के लिए बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है ये हम फर्दर अगली स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, ये 3 जो टॉपिक्स हैं थोड़े वर्सटाइल हैं, वास्ट टॉपिक्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों में से बिल ऑफ एक्सचेंज को इस वीडियो में कवर अप करूँ। अगली वीडियो में प्रोमिसरी नोट एंड आफ्टर दैट चेक को जो है मैं इंशाल्लाह डिफ़ाइन करूँगा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए जी, बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। सबसे पहले मैं तो इसका स्पेसिमेन एक देख लें आप, नीचे से स्पेसिमेन बना हुआ है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो डेट है, उसके बाद स्टैम्प है, स्टैम्प ड्यूटी एक स्टैम्प होती है जो कि प्रोविजनल ड्यूटी स्टैम्प होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं होती। उसके बाद अमाउंट, इसमें मेंशन सर्टेन अमाउंट मेंशन है। उसके बाद जिसको पे करना है, मिस्टर आर इसमें लिखा हुआ है, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। 3 मंथ्स आफ्टर डेट का मतलब ये है कि जो डेट का ये इंस्ट्रूमेंट है उसके 3 महीने के बाद इसकी पेमेंट करनी लाजमी है। और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹1,50,000 वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड का मतलब ये है कि जो गुड्स उसने रिसीव किए उसके अगेंस्ट में 1,50,000 रुपये उसने देना है।
टू बनाया किसके नाम के गया है, जो कि जिसने परचेज़ की है, जो कि बायर है, जो बायर है उसके नाम पे बनाया गया है। एंड परचेज़र का इसका सेलर का नाम भी इसमें लाजमी मेंशन है। एज पर लीगल डेफिनेशन अगर देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर के बिहाफ पे बना हुआ है, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बैरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये तमाम बातें कुछ आपको समझ आई, जो नहीं समझ आई वो इस स्लाइड में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी बिल ऑफ एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट में। अच्छा, ये स्लाइड जो है इस तरह से भी बेहतरीन है कि जितनी भी डेफिनेशन में रिक्वायरमेंट्स हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो तमाम यहाँ पे डिफाइन कर दी गई। इन राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आज बारिश होगी तो इसको पेमेंट की जाए, या फिर अगर मेरे सामान बिक गया तो मैं इसको पेमेंट करूँगा। इस किस्म की कोई भी कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए। ड्रॉर सर्टन पर्सन सेलर ही ड्रॉर होना चाहिए। ये नहीं है कि थर्ड पर्सन कोई ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज आपके ऊपर और आपने सामान किसी और से परचेज़ किया है। सम पेबल कोई सर्टन अमाउंट मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जितने पैसे इसने मुझे देने हैं उतना ये मुझे दे देगा, इस तरह की कोई टर्म यूज़ नहीं होगी बिल ऑफ एक्सचेंज में। ड्रॉई सर्टन पर्सन, ड्रॉई भी सर्टन पर्सन होना चाहिए जिसका नाम मेंशन होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज पे। डेट ऑफ इशू एंड प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू भी मेंशन होनी चाहिए। मेच्योरिटी डेट, अगर टर्म बिल है तो इसकी मेच्योरिटी डेट भी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज कर रही है तो इसको साइड पे रखिए, अगली स्लाइड में इंशाल्लाह आपको टर्म बिल भी डिफ़ाइन हो जाएगा। स्टैम्प्ड होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि स्टैम्प्ड इस पर लाजमी, अदरवाइज़ इसकी लीगल कोई वैल्यू नहीं होगी। तो स्टैम्प्ड होनी चाहिए। स्टैम्प के बाद इसके साइंड बाय द ड्रॉर, जो बनाता है, जो ड्रॉ करता है, जो कि सेलर है, जिसने माल बेचा है, जिसको पेमेंट रिसीव होनी है, उसके साइन लाजमी होंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रॉई बायर इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अब सेलर ने जो बनाया है वो लाजमी है कि वो ड्रॉई को दे। ये नहीं कि उसने ड्रॉ किया है और अपने पास रख लेगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई अहमियत नहीं होगी जब तक कि उसे एक्सेप्ट ना किया जाए ड्रॉई की तरफ से। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड इन BOE, बिल ऑफ एक्सचेंज, सो दे आर लाइक पोस्ट डेटेड चेक्स। In case interest is to be charged after certain date, it should be clearly mentioned on BOE. अक्सर ऐसा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में इंटरेस्ट का कोई ऐसा जो है एडिशन नहीं होती, कि ऐसी कोई टर्म ऐड नहीं होती कि इंटरेस्ट भी लाजमी पे करना है। लेकिन बाज़ औक़ात पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान से बाहर ऐसी टर्म भी ऐड कर दी जाती है कि भाई इतना अमाउंट पे तो करना है और इस डेट से इस परसेंट के इस 10 तारीख से 15% के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो एक टर्म है पेमेंट को मज़ीद सिक्योर करने के लिए और पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए। तो ये पाकिस्तान में तो एज सच इम्प्लीमेंट नहीं है, ना मैंने कहीं देखा है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज पाकिस्तान में गुजरा हो तो आप लाजमी शेयर कीजिएगा। लेकिन यह है कि इंटरनेशनली कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रहा है लाजमी। पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ड्रॉर है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, जो कि एक्चुअल सेलर है, सामान बेचने वाला है। ड्रॉई है जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है, जिसने उसको एक्सेप्ट करना है, जो कि बेसिकली बायर है, यानी ख़रीदने वाला है। ये तो मेन दो पार्टीज़ हैं। लेकिन एक सिचुएशन ये भी होती है, बाज़ों का ड्रॉई जो है उसे इंडोर्स कर देता है किसी तीसरे एक पर्सन के नाम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ़ाइन करूँगा एग्ज़ाम्पल के थ्रू। मैं हूँ सेलर, मैंने जो है सामान सेल किया 1 लाख रुपए का अकरम को। अकरम के नाम पे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, अकरम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स कर दिया गया किसी तीसरे के नाम पे, जो कि असलम है। तो चूँकि पेमेंट अब असलम ने रिसीव करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ ऐड हो गई। एक तो ड्रॉई और पेई भी होगी, अदरवाइज़ ड्रॉर एंड ड्रॉई ही रहते हैं। ये भी प्रैक्टिस कुछ चल रही हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, कि किस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी तो हमने सारी थ्योरेटिकल बातें पढ़ी, प्रैक्टिकल एग्जांपल में बिल ऑफ एक्सचेंज मज़ीद डिफ़ाइन होगा और बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो बेसिक से समझने की ज़रूरत यह है कि ट्रेड किस किस तरह से होती है। एक तो नॉर्मल ट्रेड होती है, जैसे पिक्चर में है ट्रेड 1 ऑन कैश, यानी कि मैंने कुछ सामान परचेज़ किया, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर दी और ट्रेड ख़त्म हो गई। ये अच्छा, ट्रेड 2 में अगर आते हैं तो ये क्या होता है, इसमें ऑन क्रेडिट है। मैंने कोई सामान परचेज़ किया है एक बंदे से, मैंने उसको कहा कि आफ्टर 10 डेज़ या आफ्टर 20 डेज़ या 15 दिन के बाद मैं पेमेंट आपको कर दूँगा। उसने कहा ठीक है, ये ऑन क्रेडिट सेल हो गई। लेकिन एक और सिनेरियो होता है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में यहाँ पे बैठा हूँ और जर्मनी में मुझे एक जो है बायर मिला है जिसको मैंने सामान ये बेचना है। अब मेरा इशू ये है कि यार ना मैं उसको जानता हूँ, जर्मनी में पता नहीं वो डिफ़ॉल्ट करेगा, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, ये तमाम ख़दशात मेरे जहन में है। तो ऐसे में मैं अपने इन ख़दशात को ख़त्म करने के लिए लीगल तरीका यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा ठीक है भाई, मैं आपको गुड्स भेज रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में आप एक अंडरटेकिंग मुझे साइन करके दे दें जिसमें लिखा होगा कि भाई मैंने इतना अमाउंट मिस्टर ABC को पे करना है। वो अंडरटेकिंग बेसिकली क्या है? वो अंडरटेकिंग ही बिल ऑफ एक्सचेंज है। यानी कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने सामान भेजा जर्मनी में और उससे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा दिया है कि आफ्टर 90 डेज़ आपने मुझे पेमेंट करनी है। ये लीगलाइज़ कर दिया इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से मैंने इसको लीगलाइज़ कर दिया अपनी पेमेंट को। अब किसी तरह पे वो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, करेगा तो उसके लिए क्राइटेरियाज डिफरेंट होंगे। मैं लीगल कर सकता हूँ, प्रोटेस्ट कर सकता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज के बिहाफ पे। अच्छा जी, बिल ऑफ एक्सचेंज की यूज़र जब ने पढ़ी है, अब इसका प्रोसेस फ्लो करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली किस तरह से इस्तेमाल होता है मार्केट में और इसका प्रोसेस फ्लो क्या है। यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल रखते हैं कि भाई मैं जो हूँ एक्सपोर्टर हूँ, मैंने माल बेचना है चाइना में। चाइना में एक इंपोर्टर बैठे हुए हैं जिसके साथ मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने अपनी गुड्स जो है उसको शिफ्ट कर दी हैं। अब मसला पेमेंट का है, तो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया है, मैंने पॉइंट नंबर 3 में आप देखें, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। अच्छा, चूँकि मैंने गुड्स शिफ्ट किए हैं यानी कि समंदर के थ्रू भेज रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने बिल ऑफ लीडिंग बनाया। यानी कि इनवाइस होता है कि जो लोड किया गया है शिप पर सामान वो कौन कौन सा है, किस नौयत का है, उसके सारी स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन मेंशन होती है। अच्छा, यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव बात आपको ये बता दूँ कि अगर यही गुड्स मैं शिप से नहीं भेजता, बाय एयर भेजता, तो मैं एयर वे बिल अटैच करता अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ। और अगर यही गुड्स अगर मैं बाय रेल भेजता तो मैं रेलवे रिसिप्ट अटैच करता। और अगर यही गुड्स मैं बाय रोड भेजता तो मैं ट्रक रिसिप्ट उसके साथ अटैच करता। भारत इस सिनेरियो में रहते हैं। इसमें जो है बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड के डॉक्यूमेंट्स में अपने रेमिटिंग बैंक के पास लेके गया। मैंने उसको कहा कि भाई लेट्स सपोज रेमिटिंग बैंक HBL है। HBL को कहा, मैंने कहा भाई मैंने एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किया है चाइना में एक इम्पोर्टर के साथ। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट रिसीव करके दे। क्योंकि बैंक चूँकि एक्सपर्ट होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स दूसरे ममालिक के बैंक्स के साथ भी होते हैं और उनका ट्रस्ट और एजेंसी एग्रीमेंट भी होता है, तो ये काम वो अच्छे से कर सकते हैं बजाय ये कि मैं खुद ये काम करूँ। तो ऐसी सिचुएशन में रेमिटिंग बैंक ने तमाम डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए। इन डॉक्यूमेंट्स को अपने कलेक्टिंग बैंक जो एजेंसी सर्विसेज जिसके साथ हैं उसकी चाइना के बैंक के साथ, वो उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स उसको फॉरवर्ड कर दिए। पॉइंट नंबर 4 में देखें, इसको कलेक्टिंग बैंक को फॉरवर्ड कर दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं बैंक के पास। इस दौरान गुड्स भी अराइव हो चुकी है पोर्ट पर, चाइना के पोर्ट पर। अब इम्पोर्टर जब गुड्स रिसीव करने जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि आप बिल ऑफ लीडिंग दिखाएं और बाकी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो वो उसके पास है नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, इंपोर्टर बैंक के पास आएगा, कलेक्टिंग बैंक उसको कॉल करेगा, इन्फॉर्म करेगा, बैंक के पास आएगा। बैंक क्या कहेगा, बैंक कहेगा कि आप पेमेंट करें और इसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर दें। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि बैंक ये क्यों कहेगा कि आप पेमेंट करें और इसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट्स रिसीव करें। बैंक इसलिए कहेगा कि इस स्लाइड में एक बात लिखी हुई है DP यानी एट साइट। एट साइट का मतलब ये है कि बिल की जो है ना दो टाइप्स होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की दो टाइप्स होती हैं। एक एट साइट बिल कहलाता है, एक यूजेंस या टर्म बिल कहलाता है। एट साइट बिल का मतलब ये है कि जैसे ही इंपोर्टर या फिर बायर एक्सेप्ट करेगा बिल को वैसे ही पेमेंट करनी है। और टर्म बिल का मतलब ये है कि जब एक्सेप्ट करेगा वो उसमें एक टर्म मेंशन होती है बिल में कि आफ्टर 60 डेज़, आफ्टर 90 डेज़ या आफ्टर 30 डेज़ या जो भी टाइम दोनों ने सेट किया है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने, उसके हिसाब से पेमेंट करनी है। तो अगर बिल जो है बिल एट साइट है तो ऐसी सिचुएशन में इंपोर्टर जब तक पेमेंट नहीं करेगा कलेक्टिव बैंक उसको डॉक्यूमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर यही बिल एट साइट नहीं होता बल्कि ये होता टर्म बिल, टर्म बिल की सिचुएशन में क्या करता, कलेक्टिंग बैंक बिल पेश करता है इंपोर्टर को, इंपोर्टर वो बिल एक्सेप्ट कर लेता। और क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर 60 डेज़, जैसे इसमें अगर एग्जांपल में देखा जाए ना, ये लिखा हुआ है 60 डेज़ फ्रॉम द डेट पेड टू मिस्टर XYZ और टू ऑर्डर अ सम ऑफ ₹1 million फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो ये 60 डेज़ के बाद पेमेंट चूँकि रिसीव करनी है, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन पेमेंट 60 डेज़ बाद देगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो डॉक्यूमेंट्स उसको दे देगा
पॉइंट नंबर 6 के में डॉक्यूमेंट्स उसको दे देगा, गुड्स अराइव जो है वो रिसीव करेगा इंपोर्टर उन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे और उनको सेल आउट करेगा और 90 डेज़ बाद जो पेमेंट रिसीव होगी उसे कलेक्टिंग बैंक को दे देगा। ये हमने दोनों सिनेरियोज देख लिए हैं। यानी एट साइट, अगर बिल एट साइट है तो ये कहलाएगा डीपी यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, और अगर यही बिल एट साइट नहीं है बल्कि टर्म बिल है तो ये कहलाएगा डी ए यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट का मतलब है कि जैसे ही एट साइड वो बिल रिसीव किया, एक्सेप्ट किया है इंपोर्टर ने, वैसे ही पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो बिल वैसे ही पेमेंट तो नहीं करनी है लेकिन डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। अच्छा भाई, डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को हो गया और पेमेंट रिसीव हो गया कलेक्टिंग बैंक को। कलेक्टिंग बैंक अपना कमीशन रख के ये तमाम पेमेंट रेमिटिंग बैंक को सेंड कर देगा और रेमिटिंग बैंक अपने अकाउंट होल्डर जो कि एक्सपोर्टर है, जो कि सेलर है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह से प्रोसेस फ्लो बिल ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस फ्लो को समझाते हुए मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिल्स भी बता दिए। इसके बाद अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से। एक गो थ्रू करते हैं स्लाइटली सा कि हमने कहाँ से शुरू किया था। हमने शुरू किया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन से। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़े। क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ डिफ़ाइन नहीं हो सकता तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट इसमें से उठाया जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको मैंने आपको डिफ़ाइन किया। सबसे पहले हमने इसका स्पेसिमेन और डेफिनेशन देखी। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और पार्टीज़ कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो देखी। उसके बाद हमने एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज को समझा कि ट्रेड किस किस तरह से होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में प्रोसेस फ्लो में क्या क्राइटेरिया है कि किस किस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज होता हुआ एक सेल्स की ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है। उसके बाद हमने इसी स्लाइड में रहते हुए टाइप्स ऑफ बिल्स भी समझे, जिसमें हमने देखा कि एक साइड बिल होता है और एक यूजेंस या ट्रिप बिल होता है। उसके बाद जो है इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज आपको डिफ़ाइन कर दिया है। अगर इसके अलावा आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसी किस्म की फ़ाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ मज़ीद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।